वेलकम स्टूडेंट्स। इस चैनल पे हमने क्लास 12th बायोलॉजी का बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए कंप्लीट सिलेबस तैयार कर लिया है। साथ साथ में सभी चैप्टर्स की वीडियो के साथ साथ में फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जिन्हें भी अभी तक नोट्स या जिन्होंने भी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के सभी चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लें और नोट्स भी डाउनलोड कर लें। यदि आपको बायोलॉजी में 95 प्लस मार्क लाने हैं तो आप सभी के सभी चैप्टर्स अच्छे से तैयार करें, नोट्स को सही से पढ़ें और साथ साथ में जो अब रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं उनको रेगुलर कंप्लीट वॉच करें और 1 से 2 बार ज़रूर देखें जिससे कि ये कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएं। आप जानते होंगे कि हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की टॉप 100 की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में लगभग हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आने वाले वीडियो में पूरा बायोलॉजी के सभी बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और जो यह वीडियो है यह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 4 नंबर के होते हैं और आगे अति लघु उत्तरीय के 5 प्रश्न आते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, यानी 5 नंबर ये। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 5 आते हैं जो 2-2 नंबर वाले होते हैं, यानी 10। तो आज की यह वीडियो जो है अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो 15 नंबर आपको 100% दिला देगी। ये 15 नंबर आपसे किसी भी कीमत पे छूटेंगे नहीं। यानी इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार के आते हैं, एक 2 अंक वाले जो कि सिर्फ 5 होते हैं 2-2 नंबर के, यानी 5 दूनी 10। और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 3 अंक वाले जो कि 12 होते हैं। उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 12-3 36 नंबर अगली वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। साथ साथ में हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स और वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इस वीडियो में हम तैयार करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से 2-2 अंक वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है इस वर्ष के लिए पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन और इससे आने वाले सभी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। तो सीधा सा इसका जवाब लिखना है आपको। जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न हो जाते हैं अर्थात आपस में जुड़ जाते हैं, तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। तो इतना आपको एग्जाम में लिख देना है। नेक्स्ट है चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं। तो जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे होते हैं, चतुर्दीर्घी मतलब 4 लंबे, तो इस अवस्था को चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। जैसे सरसों के पुष्प में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देखिए युक्त कोशी दशा क्या है। तो इसमें केवल परागकोश ही आपस में जुड़ते हैं तथा पुतंतु स्वतंत्र रहते हैं। अगर पुतंतु जुड़े होते हैं तो उसको युक्त पुंकेसरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसल फल किसे कहते हैं। इनके महत्व का उल्लेख कीजिए या सरस या गूदेदार फल के 2 लक्षण लिखिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं आपको यही उत्तर लिखना है। तो जिन फलों में फल वृद्धि सरस तथा गूदेदार होती है वह मांसल फल कहलाते हैं। इनकी फल वृद्धि को बाह्य फल वृद्धि, मध्य फल वृद्धि तथा अंतः फल वृद्धि में विभेदित किया जा सकता है। ये फल अस्फोटक होते हैं अर्थात कभी भी फटते नहीं है। विस्फोटक मतलब जैसे पोमग्रेनेट है तो वो पकने के बाद फटेगा, लेकिन जो गूदेदार फल हैं ये फटेंगे नहीं। और इनके जिस कारण इनके बीज जो है वो गुदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। अगर आम गिरा है ज़मीन पर तो फटेगा नहीं, धीरे धीरे उसका गुदा सड़ेगा और फिर जा कर के उसका जो बीज है वो स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। हमने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं और हो सकता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा भी, यही आपको तैयार करना है। इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियो में जब हम लोग 36 नंबर तैयार करेंगे तो वो भी बहुत कमाल की वीडियो होगी और इसमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप बहुत अंतर्मन से अपने अंदर सीखने का प्रयास करें, बार बार सीखें, जिससे कि ये आपको एग्ज़ाम तक याद
जरूर रहे, इसको बार बार रिपीट आप ज़रूर करिएगा। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश मोनोस्पोरिक होता है। इसमें 8 केंद्रक होते हैं, 3 बीजांड द्वारीय तथा चैलाजल सिरों पर तथा दो जो होते हैं वो द्वितीय केंद्रक बनाने के मध्य होते हैं। आपको इतना ही यहाँ पे आंसर लिखने की ज़रूरत है कि इसमें 8 केंद्रक होते हैं, बस एग्जामिनर को इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। हेस्पेरिडियम फल के 2 उदाहरण कौन कौन हैं? तो नारंगी, नींबू और मौसमी। दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। अगर 1 नंबर में पूछा जाता है तो सिर्फ यही लिखना है। तो आवर्तबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। भ्रूणपोष का विकास आवर्तबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो भ्रूणपोष का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन अर्थात द्वितीय केंद्रक के एक नर केंद्रक से संयुक्त होने से होता है। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आगे है, पुंजायंगी अवस्था किसे कहते हैं? और इसका उदाहरण भी आपको देना है। तो जब पुष्प में पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े होते हैं तो इसे हम पुंजायंगी अवस्था कहते हैं, जैसे आर्किड, आक और हंसलता आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प दल का क्या कार्य है? तो इसके मुख्य 2 कार्य हैं। कलिका अवस्था में ये जननांगों की रक्षा करते हैं। ये कीट परागण में कीट को अपने पास बुलाने में सहायक होते हैं। दल पुंज का अर्थ होता है जो पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, चूँकि ये महक और रंगीन होती हैं, महकदार और रंगीन होती हैं, तो कीट क्या होते हैं? इनकी ओर आकर्षित होते हैं। एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम लिखिए जहाँ नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण का विकास परागकोश में होता है, जिसे हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी भ्रूणकोश का विकास अंडाशय में होता है। लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका क्या महत्व है? तो टेपिटम कहलाती है। और यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। बहुविकल्पीय प्रश्न वाले में भी हमने कहा था टेपिटम इम्पोर्टेंट है। एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो इसमें कायिक व जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये लघु उत्तरी अगर दो नंबर में पूछा जाएगा तब के लिए है। अभी हमने कहा था दोहरा निषेचन अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको 1 लाइन लिखना है, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो आपको इतना लिखना होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, यस जी नवास्चिन ने सर्वप्रथम फ्रिटेलेरिया तथा लीलियम पादपों में द्विनिषेचन की खोज की। इसमें एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयुग्मन करके युग्मनज या जाइगोट बनाता है, यह सत्य निषेचन है। जबकि दूसरा अगुणित नर युग्मक जो है द्वितीय केंद्रक के ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन करके त्रिगुणित अर्थात 3N प्राथमिक भ्रूण कोशिका का निर्माण करता है। यह क्रिया त्रिसमकेन या त्रिक निषेचन कहलाती है। आवर्तबीजी में निषेचन क्रिया 2 बार संपन्न होती है, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इतनी परिभाषा आपको लिखनी है। ये भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये है 2 नंबर वाला क्वेश्चन। बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या बहुभ्रूणता क्या है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। हम बताते चलेंगे कौन सा 1 नंबर का है, कौन सा 2 नंबर का। तो एक बीज में 1 से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहा जाता है। या बीजांड में 1 से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूणकोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन के फलस्वरूप होता है। चूँकि जब निषेचन होता है तो अगर जो परागकण है वो अगर किसी और से संलयन कर लेता है तो भी तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन होती है और इसी हम बहुभ्रूणता कहते हैं। आप युग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अंड कोशिका को छोड़ करके
भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के जब भ्रूण बनता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अंड कोशिका को छोड़ करके भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के यदि भ्रूण का विकास होता है तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है कि असंग जनन और अनिषेक फलन में अंतर बताइए। तो आवर्तबीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है, असंगजनन कहलाता है। पादपों में परागण व निषेचन के बिना ही फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। 2 पॉइंट आपको लिखने होंगे। इसमें परागकण या लघु बीजांड बनता है और इसमें गुरु बीजांड या भ्रूण कोश बनता है। तो बस यही 2 पॉइंट आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है स्वपरागण की अपेक्षा परपरागण अधिक उपयोगी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए या स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। स्वपरागण व परपरागण को स्पष्ट कीजिए। किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको अंतर दोनों में लिखना है। 2 नंबर में क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में इस बार 100% आने के चांसेस हैं और आई होप अगर आपने चैनल से तैयारी किया है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार भी होगा। एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण होती है, जबकि एक पुष्प के परागकण के उसी जात के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परपरागण होती है। इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं और इसमें पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। और स्वपरागण वाले पुष्प कैसे होते हैं? सुगंधित और रंगीन नहीं होते हैं, जबकि परपरागण वाले सुगंधित और रंगीन होते हैं। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है परागण एवं निषेचन में अंतर बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों को मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। यह 2 प्रकार का होता है, एकल निषेचन और द्विनिषेचन। इसमें अनेक माध्यमों से होता है जैसे वायु, जल, कीट, और जबकि इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है और यह बीजांड के बाहर होता है और जो निषेचन है वह बीजांड के भीतर होता है। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भ्रूणकोश क्या है और भ्रूणपोष क्या है। तो ये 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो जो भ्रूणकोश होता है वह अगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। ऐसे ही इसका विकास जो होता है वो गुरु बीजांड से होता है और इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। नेक्स्ट है यह भ्रूणकोश के विकास में सहायक होता है, जबकि यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। याद रखिएगा, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है, यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इसमें भोजन संचित नहीं होता है, इसमें भोजन संचित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 240 परागकणों के निर्माण के लिए कितनी मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? तो 60 की होगी, क्योंकि एक कोशिका से कितने बनते हैं? 4 परागकण बनते हैं। तो हम 240 को 4 से भाग करा देंगे और 60 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पूछा गया है 60 पराग मातृ कोशिका से कितने परागकण बनेंगे? सॉरी 250 यानी 250 से कितने बनेंगे? तो 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे आप मान लीजिए कि जब अर्धसूत्री विभाजन बनता है तो 1 से 4 कोशिकाएँ बनती हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि 1 से 4 कोशिकाएँ बनती हैं तो 250 होते हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा। अगला है प्रपशु कोशिकाएं किसे कहते हैं? तो पराग कोश के बाह्य त्वचा के नीचे अधोस्तरीय कोशिकाएं जो आकार में बड़ी, स्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीवद्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती प्रपशु कोशिकाएं कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है स्व अयोग्यता क्या होती है? स्व अयोग्यता देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा कि स्व अयोग्यता क्या होती है। तो स्व अयोग्यता को अंतःजातीय अनिश्चितता भी कहते हैं। इसमें एक पादपों के पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं
तो उनका अंकुरण नहीं होता, मतलब खुद में ही वो योग्य हैं। परंतु दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो अंकुरण हो जाता है, और इसके एग्जाम्पल हैं आलू, तंबाकू और मालवा आदि। अब क्वेश्चन है, रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग और सुगंध वाले होते हैं, ऐसा क्यों? तो रात्रि में पुष्पों का श्वेत रंग एवं सुगंध कीटों एवं चमगादड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है। उनमें कीट व चमगादड़ों द्वारा परागण होता है, इसीलिए वह श्वेत रंग के और कैसे होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं ताकि दिखें भी थोड़ा थोड़ा, और सुगंधित होते हैं ताकि उनकी महक से पता चल सके। अगला क्वेश्चन है, बीजांडकाय एवं बीज पत्रों द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्य बताइए। तो बीजांडकाय परिवर्धनशील भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करता है, जबकि बीज पत्र परिवर्धन बीज यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। वो भ्रूणकोश को पोषित करता है और ये भ्रूण को पोषित करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2, मानव जनन के सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय 2 नंबर वाले प्रश्नों पर। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है, नर मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, आप इसे तैयार ज़रूर कर लें। तो नर मनुष्य के वृषण जो होते हैं, यानी नर मनुष्य में वृषण जो है वो शरीर के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, अतः यह ताप नियामक की तरह कार्य करता है, जो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है, अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर जो है वृषण कोश में आ जाते हैं। यदि यह क्रिया नहीं होती तो नर क्या हो जाते हैं, वांधे हो जाते हैं। अक्सर करके बहुत ज़्यादा जो गर्म चूँकि टेम्परेचर में शुक्राणु जो होते हैं वो मर जाते हैं, और इसीलिए जो वृषण होता है वह वृषण कोश में अर्थात शरीर के बाहर उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर का, शुक्राणु जनन क्या है? तो नर के वृषणों के जननिक उपकला कोशिका से शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। शुक्राणु की गति के लिए कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को योनि में गति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्तो चक्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो मादाओं के अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, इसे ही आर्तो चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है तथा 45 से 55 की आयु में खत्म हो जाता है। अब आगे चूँकि अगर ये क्वेश्चन करता है इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं तो लिखिएगा, अदरवाइज नहीं लिखिएगा। अब इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। इसके प्रारंभ के साथ ही मादा जो है गर्भ धारण में सक्षम हो जाती है। आर्तो चक्र जो है उसका नियमन 2 हार्मोन करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, यानी LH और FSH। तो ये दोनों हार्मोन जो हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो वैसे भी महिला यानी पुत्री का जन्म किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चनों का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि जो स्त्री होती है उसमें कितने टोटल गुणसूत्र होते हैं, 46। तो 46 में जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और यक्स होता है महिला में, जबकि 44 प्लस XY होता है पुरुष में, और जो Y गुणसूत्र पुरुष का होता है वही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अर्थात लिंग निर्धारण का कार्य पुरुष का जो 46वां गुणसूत्र यानी Y होता है वह करता है, और इसीलिए स्त्री इसमें किसी प्रकार की भागीदारी नहीं होती है। लिंग निर्धारण हमने बहुत अच्छे से तैयार करवाया, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे 1 में नंबर में भी दे सकता है एग्जामिनर, 2 नंबर में भी दे सकता है, लेकिन आप इसको तैयार करके ना जाएं, ऐसा कभी भी होने मत दीजिएगा। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया क्या है? जब हम जनन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने इसको आपको समझाया भी था। तो अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने तथा असंजन के
लिए अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजेशन स्रावित होता है। दूसरी ओर शुक्राणु के अग्रपिंड से एंटी फर्टिलाइजेशन स्रावित होता है। दोनों की क्रिया के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया हो पाती है, अर्थात यौन में शुक्राणु जो है वो चलता हुआ अंडाणु तक पहुंच पाता है, अदरवाइज पहुंच ही नहीं पाता। नेक्स्ट है, शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध मुक्त करता है? तो ये है प्रोलैक्टिन। दूध स्रावण के लिए स्तनों को संवेदित करता है। यह हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण की लीडिक कोशिकाओं में नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है, जो कि नर के द्वितीयक लक्षणों का विकास करते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछें जमना, आवाज़ का भारी होना आदि। अब है शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इससे स्रावित जो है हाइलोरोडिनेज एंजाइम मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदने का कार्य करता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करके उसे निषेचित कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं अगले चैप्टर जनन स्वास्थ्य के सभी अति लघु उत्तरीय तथा 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप तैयार तो 100% कर ही लीजिएगा। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है कि जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? तो WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात जिसमें शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक पहलू शामिल हों, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अगला जो है वह 2 नंबर का प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट भी है इस वर्ष के लिए, कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में हमें जननांगों की जानकारी होना चाहिए, किशोर अवस्था एवं उससे जुड़े हुए कौन कौन से बदलाव होते हैं, सुरक्षित यौन प्रक्रिया, आर्तव चक्र में गड़बड़ी एवं सगर्भता संबंधी पहलू, प्रसव, MTP यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन तथा यौन रोगों के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन 1 नंबर का है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, IUD किस प्रकार की गर्भ निरोधक का कार्य करती है, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस? तो अंतःगर्भाशयी युक्ति को योनि मार्ग के द्वार पर गर्भाशयी गुहा में स्थापित कर देते हैं। इस युक्ति से मुक्त हार्मोन या आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन में अवरोध उत्पन्न करके गर्भधारण को रोकते हैं, जैसे कि कॉपर टी जो है वो इसी प्रकार का कार्य करती है। नेक्स्ट जो है वह है परिवार नियोजन संबंधी अस्थायी विधियाँ क्या हैं? तो अस्थायी विधियाँ वही है कि नसबंदी, पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी, और महिला नसबंदी ट्यूबैक्टोमी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैसेक्टोमी किससे संबंधित है या ट्यूबैक्टोमी किससे संबंधित है, तो आप इसका सही आंसर ही लिखें। सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट तकनीकों जैसे ZIFT, GIFT, ICSI आदि द्वारा उन बाध्य दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सहायता करना है जिनका कोई उपचार संभव नहीं है। इन सभी विधियों को हमने डिटेल में पढ़ा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें, तभी आपको पूर्ण रूप से सही ज्ञान होगा। अगला है स्वपात्रे निषेचन क्या होता है? तो मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीकों को ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात IVF कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको कमिंग सून आप समझ लीजिए, मतलब एग्जाम में इस बार आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जनन ग्रंथियों को हटाना पूरी तरीके से सही विकल्प नहीं माना जाता है, यानी गर्भ निरोधक का सही विकल्प नहीं होता है, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, तैयार कर लीजिए इसको। तो गर्भ निरोधक का अर्थ होता है गर्भ धारण ना होने देना, जबकि जनन ग्रंथियों को हटाना बांधकरण की प्रक्रिया होती है जिसको पुनः रोपित करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को आजीवन हार्मोन्स की कमी को भी क्या करना होता है, कमी भी
होती रहती है, जिसके कारण बहुत सारा उसको प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जनन ग्रंथि को हटाना किसी प्रकार से गर्भ निरोधकों का विकल्प सही नहीं है या नहीं माना जाता है। अगला है स्तनपान अनावृत के एक गर्भनिरोधक रूप के लाभ लिखिए। यानी जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनसे क्या लाभ है, तो यह स्पष्ट प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। शिशु का भी पोषण इत्यादि भी निश्चित और उच्च श्रेणी का होता है। साथ ही माता का शिशु के साथ ममता स्रोत बढ़ने से स्वास्थ्य भी अधिक ठीक होता है। अगला है एसटीडी का पूरा नाम लिखिए। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचरित रोग या जनन मार्ग संक्रमण भी कहलाता है, यानी आरटीआई भी इसको कहा जाता है। उलवेदन जांच किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो भ्रूण लिंग के परीक्षण के लिए उलवेदन यानी एमनियोसेंटेसिस की जांच की जाती है। एमटीपी क्या है और इसे कब कानूनी मान्यता मिली, इंपॉर्टेंट है। इस बार के लिए 1 नंबर में क्वेश्चन तैयार कर लीजिए अभी तुरंत। एमटीपी का अर्थ होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसे 1971 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इसको समझें कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। तो विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों एवं समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियाँ व मिथ्य धारणाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधकों का प्रयोग, यौन संचरित रोगों उनसे बचाव व निदान की सही जानकारी प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से क्या हुई, समृद्ध होगी। तो यौन शिक्षा वास्तव में एक आवश्यक शिक्षा है जो कि पहले बहुत ज़्यादा छिपाई जाती थी। किसी प्रकार से यौन शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती थी और बच्चे बहुत सारे यौन संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अगला जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। उलवेदन एक घातक लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, क्या आवश्यक है, टिप्पणी लिखिए। तो उलवेदन एक ऐसी तकनीकी है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस द्रव में फीटस की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण के लिंग की जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जाता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जो है वह संतान में किसी प्रकार की संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसमें ऐसे रोग हैं जो ठीक ही नहीं हो सकते तो उसका गर्भपात कराया जा सके। लेकिन आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग किया जाता है जिसमें मादा भ्रूण पता होने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंग अनुपात असंतुलित हो रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात करा देते हैं लोग, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। अतः उलवेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना उचित है, प्रतिबंध लगाना क्या है, उचित है। और बात सही भी है क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठ। चलिए अब हम आ पा रहे तो चलिए अब हम हमारे अगले चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत के सभी अति लघु उत्तरीय और 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को जान लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है वंशागति या आनुवांशिकता अथवा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतान में पहुंचने की प्रक्रिया जो है वो आनुवांशिकता या वंशागति कहलाती है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति तथा विविधताओं का अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी कहलाती है। तो वंशागति और आनुवांशिकी में यही अंतर है कि आनुवांशिकी में हम विविधताओं का भी अध्ययन करते हैं। अगला है 1 नंबर का क्वेश्चन, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किन्होंने दिया। तो सटन और बोवेरी ने। इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट जा करके इन चैप्टर्स को पढ़ो, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, अच्छे से तैयार करेंगे अच्छे से नंबर आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह 2 नंबर का है।
एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए किन्हीं 2 प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के नाम लिखिए। अगर 4 पूछे जा रहे हैं तो भी 2 ही नंबर आपको मिलने हैं, तो अक्सर करके 2 ही पूछ ले जाते हैं, तो आप याद सातों कर लें, 7 ही थे, सातों याद कर लें। तो सबसे पहला है पुष्पों का रंग बैंगनी जो था वो प्रभावी था और सफ़ेद था अप्रभावी था। बीज का रंग हरा जो था वो प्रभावी था, पीला अप्रभावी। पौधों का जो रंग है, बीज का रंग आई थिंक ऐसा नहीं होगा, जो पीले थे वो प्रभावी थे और जो हरे थे वो अप्रभावी थे, तो इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। पौधों की लंबाई जो लंबा है वो प्रभावी होगा, बौना जो है वो अप्रभावी है। बीज का आकार जो गोल है वो प्रभावी है और झुर्रीदार अप्रभावी है। यहाँ पे जो है वो बाई मिस्टेक लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक द्वारा कि बीज का जो रंग है वो पीला प्रभावी था, हरा शायद अप्रभावी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चोट लगने या कटने पर रक्त का थक्का नहीं बनता और लगातार रक्त बहता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में ये बहुत तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। मानव में कैसे क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा जो रोग उत्पन्न होता है, तो डाउन सिंड्रोम रोग विकसित होता है। ठीक है, इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 हो जाती है। 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम विकसित होता है, एडवर्ड सिंड्रोम, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी 47 हो जाती है। तो ये 2 कंडीशंस हैं और दोनों आपको तैयार करने हैं। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, 1 नंबर में पूछा जाता है क्योंकि ये लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। अगला है संलग्नता एवं विनिमय में क्या अंतर है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक्कृत नहीं होते तथा अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं और एक साथ वंशागत प्रदर्शित करते हैं, इन्हें संलग्न जीन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संलग्नता कहा जाता है। जबकि समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड्स के बीच एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटीन अवस्था में होती है। खंडों की अदला बदली को ही विनिमय कहते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है और इवन दैट 3 नंबर वाले क्वेश्चनों में भी इसको आप देखने को पा जाएंगे। टर्नर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्नर सिंड्रोम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। तो टर्नर सिंड्रोम एक अशुगित दशा है जिसमें एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य में से एक गुणसूत्र कम होता है, अर्थात 45 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक हो जाते हैं। इनका कद छोटा होता है तथा जननांग अल्प विकसित होते हैं, वक्ष चपटा व जनन अनुपस्थित होते हैं या अर्ध विकसित होते हैं। ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। 25,000 बालिकाओं में से किसी एक को ऐसा रोग हो सकता है। अगला देखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलीय जड़ता क्यों कहते हैं या मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसका खोज किन्होंने किया। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। जॉन लैंगडॉन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज किया। डाउन संलक्षण 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने से होता है। इस लक्षण में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो है वो 47 हो जाती है। यह ट्राइसोमी के कारण होता है। इनका चेहरा मंगोलों के जैसा होता है और इनकी जीभ मोटी तथा आँखें तिरछी होती है, इसीलिए इसे मंगोलीय जड़ता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के बार काय किससे बनती हैं। तो स्त्री में दोनों यक्ष गुणसूत्रों में से एक में निष्क्रिय हो जाने से बार बॉडी बनती है, यानी बार पिंड बनता है। स्त्री में दोनों जो यक्ष गुणसूत्र में से एक के निष्क्रिय हो जाने पर बार काय बनता है और यह जो है वो लिंग निर्धारण में भी सहायक होता है। इसे आप ज़रूर तैयार कर लें, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला है, वंशागति के गुणसूत्रीय मत को किन्होंने दिया था। तो बोवेरी और सटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि जीन की परिभाषा लिखिए, ये कहाँ पाई जाती है। तो जीन या कारक जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यह अनुवांशिक यानी वंशागति की इकाई है। जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। एलील क्या है? तो एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन एलील कहलाते हैं, अर्थात एक ही जीन के दो से अधिक विकल्प क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। जैसे पुष्प का रंग लाल एवं सफ़ेद या तने की लंबाई लंबा अथवा बौना जो है वो एलील्स होते हैं। लंबाई एक गुण हो गया और लंबा और बौना क्या हो गए? एलील हो गए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अपूर्ण प्रभाविता तथा साप्रभाविता में जीन प्रारूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। तो यौवन पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या प्रभावी नहीं होता है। क्या हो जाता है? मध्यवर्ती परिणाम देता है। जैसे कि गुलाबांस के लाल व सफ़ेद पुष्पों के मध्य क्रॉस कराने पर यौवन पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न हुए। जब इन यौवन पीढ़ी के पादपों का स्वनिषेचन कराया गया तो प्रारूपी जो अनुपात है वह प्राप्त हुआ 1:2:1। जबकि बात करें अगर साप्रभाविता की तो इनमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से यौवन पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जैसे कि यदि लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु के साथ क्रॉस कराया जाता है तो जो यौवन पीढ़ी की संतानें होती हैं वो चित्तकबरी होती हैं। तो इसको तो कंप्लीट आपने पढ़ा ही है। अगला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जान लीजिए कि सर्वग्राही ए बी होते हैं और सर्वदाता ओ रुधिर वर्ग होता है। इस तरह पूछा जाता है। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ए बी तथा वो में क्या अंतर है, कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं। एक युग्मनजी तथा दो युग्मनजी यमज कैसे बनते हैं या इनमें क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक निषेचित युग्माणु से विकसित होते हैं। ये समान लिंगी होते हैं, अर्थात मेल मेल या फीमेल फीमेल। इनकी जीन संरचना भी समान होती है। जबकि द्वियुग्मजी जो ट्विंस होते हैं इनका विकास अलग अलग निषेचित युग्माणु से होता है। ये पृथक लिंगी होते हैं, हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है एक लिंग, मतलब समान लिंगी भी हो सकते हैं और पृथक लिंगी भी, यानी लड़की लड़का भी हो सकता है या लड़का लड़का भी हो सकता है। इनकी जीन संरचना भिन्न भिन्न होती है। ये जुड़वाओं की बात की जा रही है कि जो एक युग्मजी होते हैं मोनोजाइगोटिक होते हैं, वो जुड़वा जो है वो ओरिजिनल जुड़वा जिनको कह दो आप, कि शकल भी एक जैसी और जीनी संरचना भी एक जैसी और लिंग भी एक जैसा। और जबकि जो डाई जाइगोटिक होते हैं वो लिंग समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, लेकिन जीनी संरचना जो है वो भिन्न रहेगी। अगला है वर्णांतता क्या है। मनुष्य में वर्णांतता की वंशागति के संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो 2 नंबर में है क्वेश्चन। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। इसका जीन जो है वो यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वह अप्रभावी होता है और मादा इसकी वाहक होती है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये सिग्नल का पहचान नहीं कर पाते हैं। हमने वर्णांतता को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप अच्छे से ही तैयार करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अगला चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। इससे रिलेटेड जितने भी अति लघु उत्तरीय हैं और 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु कौन होता है, यह किसके प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ? तो ग्रिफिथ, अवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी ने सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये प्रयोग बहुत अच्छे से मैंने तीनों प्रयोग एक वीडियो में कंप्लीट समझाया, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पारगमन क्या है? तो किसी विशिष्ट विषाणुओं के द्वारा डीएनए का जो स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है, यह प्रक्रिया पारगमन कहलाती है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर है? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर नंबर 1, प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़े नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वृत्ताकार होता है, जबकि यह यूकैरियोटिक वाला रेखीय होता है। अगला यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं? तो बी डीएनए, जेड डीएनए। बी डीएनए दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, जबकि जो जेड डीएनए है वो वामावर्त कुंडलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वह है चार ग्राफ नियम की व्याख्या कीजिए। तो इस नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन की संख्या थाइमिन के बराबर होती तथा ग्वानिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है। नेक्स्ट है डीएनए अणु का द्विकुंडली मॉडल किन्होंने और कब दिया? तो वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया, 1962 में, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से पॉलीमरेज पाए जाते हैं? तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि जो हैं वो 5 प्रकार के पॉलीमरेज पाए जाते हैं। जनिक डीएनए में किसको विलेन में डाला जाता है? तो जनिक डीएनए को सीजियम क्लोराइड के विलेन में डाला जाता है। डीजीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन की क्या भूमिका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टोमर यानी 8 अणु की भांति डीएनए की प्राथमिक स्तर पर पैकेजिंग करती है। ये क्षारीय प्रकृति की होने के कारण अम्लीय डीएनए अणु से मिलकर एक उदासीन डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। तो यही है हिस्टोन प्रोटीन की भूमिका। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तुरंत तैयार कर लीजिएगा, हमने चैप्टर पढ़ाते समय भी इसको अच्छे से समझाया था। तो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये 2 अणु नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा से बने होते हैं, जबकि इनमें 3 अणु होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय किसकी वजह से? फास्फेट की वजह से। ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जावाहक तथा कोएंजाइम के घटक होते हैं। नेक्स्ट है यदि डीएनए के एक रज्जुक यानी एक हेलिक्स में अनुक्रम निम्नवत है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट उल्टा इसमें हमको निकालना है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में लिखना है। चूँकि लिखा गया है तो इसको हमको क्या करना है? उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ आप समझ लीजिए। तो आपको आंसर में लिखना है 5 इधर लिखा है, 3 इधर, तो आपको पूरा का पूरा उल्टा करना है। लेकिन ध्यान से कैसे उल्टा करेंगे? आपको यही नहीं, यहाँ से नहीं लिख देना है कि CGT है, ये सब नहीं लिखना है। आपको ए यानी एडेनिन से कौन जुड़ता है? तो थाइमिन जुड़ता है। एडेनिन से कौन जुड़ता है? थाइमिन। अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, एडेनिन से थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। जबकि ग्वानिन से जुड़ता है साइटोसिन। ग्वानिन से कौन जुड़ता है? साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से। तो थाइमिन एडेनिन से जुड़ सकता है, एडेनिन थाइमिन से, इन दोनों का रिश्ता है। ऐसे इन दोनों का रिश्ता है। तो हम लोग चलिए यहाँ देखते हैं। एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का एडेनिन। ऐसे करते हुए आप आराम से जितनी लंबी चेन दें आप कंप्लीट कर सकते हैं। केंद्रक में राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट की संख्या डीऑक्सी राइबो ट्राई न्यूक्लियोटाइड की संख्या से 10 गुना अधिक है, लेकिन डीएनए प्रतिकृतिकरण में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ही क्यों जुड़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण में यानी रिप्लिकेशन में डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह एंजाइम अन्य सभी एंजाइमों की तरह विशिष्ट होता है और अपने आधारी पदार्थ को ही पहचानता है। इसीलिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए ही जुड़ता है किसके द्वारा? इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट है pyridine और प्यूरिन में क्या अंतर है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्यूरिन कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं और pyrimidine कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल 1 चक्र होता है। प्यूरिन, एडेनिन तथा ग्वानिन इनके प्रमुख हैं, जबकि pyrimidine में थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। 5 सदस्यीय होते हैं और ये 6 सदस्यीय वलय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोडान धारक व प्रतिकोडान धारक अणुओं के नाम लिखिए। तो कोडान धारक अणु जो होते हैं वो mRNA होते हैं और प्रतिकोडान धारक अणु जो होते हैं वो tRNA होते हैं। नेक्स्ट है जीन राशि अथवा जीनोम किसे कहते हैं? तो किसी जनक से संतान में वंशागत होने वाले गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स की कुल संख्या को उस जीव की जीनोम कहते हैं। अब लगातार बोलने से कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर हो रहा है, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लगातार कंटिन्यूस बोलने से हो सकता है कुछ शब्द का उच्चारण गलत हो जाए। कोडान AUG के 2 कार्य आपको लिखने हैं।
तो यह एक समारंभन कोडान होता है, यानी स्टार्ट करवाता है प्रक्रिया को प्रोटीन सिंथेसिस की। और यह मिथ्योनिन नामक एमिनो अम्ल को कोडित भी करता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए के पूरा नाम। पूछा जाता था पहले, अब तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप याद रखें, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और इसका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट रूप से तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है जल वैद्युत कण संचलन की प्रक्रिया को समझाइए। तो डीएनए खंडों को एक एगरोस जेल पे रखा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। यह वास्तव में जिलेटिन की एक पतली पट्टी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे डीएनए के बड़े खंड जो हैं वो पृथक हो जाते हैं और आकार के आधार पर डीएनए खंडों का पृथक्करण हो जाता है। इस प्रक्रिया को जैव वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इस क्रिया में डीएनए के छोटे खंड बड़े खंडों की अपेक्षा जेल में तेजी से अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उन्नायक यानी प्रमोटर क्या होते हैं। तो डीएनए का वह अनुक्रम जो जीन अनुलेखन की इकाई बनाता है तथा अनुलेखन इकाई के में स्थित टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का निर्माण करता है, प्रमोटर कहलाता है। इससे पहले कि हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से यदि आपको नॉलेज मिल रही है, हेल्प मिल रहा है, तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। साथ साथ में अभी कभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसका पहला क्वेश्चन है मनुष्य में विषाणु जनित प्रमुख रोग कौन कौन से। इसकी पूरी ट्रिक हमने जो है वो दे रखी है, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के देख लीजिएगा। चेचक, हर्पीस है, डेंगू, ज्वर है, खसरा, रेबीज़, ये सब क्या है, विषाणु जनित प्रमुख रोग ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू के कारक यानी अभिकर्ता का नाम बताइए, रोग के लक्षण तथा बचाव। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ाया डिटेल में, इसको अच्छे से तैयार करो। तो स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है, इसकी अनेक स्ट्रेन प्राप्त है, जैसे H1N1, H1N2, H3N1 आदि नामों से जाना जाता है। इस विषाणु का संक्रमण सूअरों के संपर्क में से होता है। इस रोग का लक्षण होता है तीव्र सिरदर्द, बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द होना, मितली आना आदि होते हैं। इस रोग का जो बचाव है, हाथों एवं नाखूनों की उचित सफाई करना चाहिए। छींकते व खांसते समय मुंह को ढक लेना चाहिए। रोग ग्रसित व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी हमें बनाकर रखना चाहिए। अगला है मनुष्य में जो साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं का नाम। तो राइनो वायरस और कोरोना वायरस जो है वो जुकाम को उत्पन्न करते हैं। अगला है इस अध्याय में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए, इनका पूरा रूप लिखिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन वहाँ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको दिया जा सकता है MALT का पूरा नाम बताइए, है ना। CMI का पूरा नाम, तो MALT का होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, और ऐसे CMI का होता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म। और NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है व्यसन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाया हमने। तो ड्रगों और एल्कोहलों के कुछ प्रभाव के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने में जुड़ी रहती है जब इसकी ज़रूरत नहीं होती है, या उनका इस्तेमाल आत्मघाती के रूप में होता है और बार बार इनका उपयोग ही क्या कहलाता है, व्यसन कहलाता है। नेक्स्ट है ओपियोइड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो ऐसे ड्रग्स जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र तंत्र के पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स ग्रहियों में बंध जाते हैं। आमतौर पर ओपियोइड्स का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत अफीम के व्युत्पन्न जैसे हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन, थेबाइन, हाइड्रोमार्फिन तथा सिंथेटिक ओपियोइड्स जैसे पेथिडीन, मीथाडीन, प्रोपाक्सीफिन और मेपिरोडीन आदि आते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ओपियोइड्स वाला, आप इसको तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओपियोइड्स क्या है या इन पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह एक विशेष प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं
और इनका जो प्रयोग होता है वो आम तौर पर दर्द निवारक यानी पेन किलर के रूप में किया जाता है। इसमें अफीम तथा इसके डेरिवेटिव्स आते हैं जैसे हेरोइन, स्मैक और मार्फिन आदि। तो इतना आपको इसमें याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगजनक क्या है। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि पैथोजेंस क्या होते हैं। तो रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। इसमें विषाणु, जीवाणु, कवक और परजीवी आदि आते हैं या किसी भी जीव, पेड़ पौधे या अन्य सूक्ष्म जीवों को बीमार कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव भी बीमार होते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं वो जीवाणुओं पर अटैक करते हैं। मानव में जीवों के कारण होने वाले रोग को भी रोगजनक रोगों के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में अमीबियासिस रोग किससे उत्पन्न होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से यह रोग होता है। इसे अमीबी पेचिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि आमातिसार यानी अमीबियासिस का संचरण किससे होता है तथा स्कैरियोसिस का संचरण किससे होता है। तो इन दोनों के बारे में आपने जाना है कि इन दोनों का संचरण जो होता है वो दूषित भोजन, कच्ची सब्जियां और गंदे जल से होता है। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो जीवाणुओं का नाम लिखिए। बहुत सारे नेम्स आपको लर्न होंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं विब्रियो कॉलेरी जिससे कॉलरा डिजीज होता है, ऐसे ही डिप्लोकोकस न्यूमोनी जिससे निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो है इस बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरफेरॉन या प्रियांस क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अभी आप तैयार कर लीजिए कि इंटरफेरॉन्स क्या है। तो ये प्रोटीन अणु होते हैं। इसका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। वहीं जो प्रियांस होते हैं ये संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। यानी इंटरफेरॉन्स जो है वो रोग से हमें बचाते हैं जबकि प्रियांस रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है। तो इनका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है तथा परिपक्वन लसिका ऊतक यानी लिम्फोइड टिश्यू में होता है। जबकि जो बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात यदि थाइमस ग्रंथि को रिमूव करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थाइमस ग्रंथियों से लिम्फोसाइट्स बनते हैं। ये लसिका अंगों जैसे प्लीहा, लसिका ग्रंथियों तथा पेयर्स के गुच्छों आदि में पहुंचते हैं। थाइमस के हार्मोन लिम्फोसाइट्स को जीवाणु तथा प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हार्मोन सुरक्षा तंत्र को स्थापित करने में भी कार्य करते हैं। शरीर में एक बार प्रतिरक्षी बनने पर प्रतिरक्षण क्षमता जो है सदैव बनी रहती है। थाइमस ग्रंथि को निकाल देने पर प्रतिरक्षण क्षमता अर्थात प्रतिरोधी संस्थान पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यानी जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या कमज़ोर हो सकता है। नेक्स्ट है किन्हीं दो उत्तेजक औषधियों का नाम। तो कोकेन और एम्फीटेमाइंस जो है वो दोनों क्या है उत्तेजक की तरह कार्य करती हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, वह है मेटास्टेसिस क्या है। तो मेटास्टेसिस जब कैंसर कोशिकाएं एक ऊतक से दूसरे ऊतक या अंगों में स्थानांतरित होती हैं तो वहाँ द्वितीयक ट्यूमर बनाती हैं। इसी क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाएं रुधिर के माध्यम से नए स्थानों पर जाकर नए ट्यूमर का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। तो अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और इन्हें ही स्टेम कोशिकाओं कहते हैं सॉरी। तो नेक्स्ट है एक नशीली दवा जो है उसका आरेख नीचे बना हुआ है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है नशीली दवा का कौन सा समूह इससे संबंधित है। नेक्स्ट है इस औषधि को लेने का क्या तरीका है। इस औषधि को लेने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यह जो दवा है वो कैनाबिनाइड्स है और इसे मुख द्वारा लिया जाता है ओरली।
और तीसरा जो है किस पर प्रभाव डालता है, तो हृदय तथा हृदय की कार्य प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ता है। इंटरफेरॉन हमने कहा था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये दोनों पढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। और अगला चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके सभी आते लघु उत्तरीय और 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये प्रश्न बनता है कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस एक मिश्रण है, इसका प्रमुख भाग मीथेन होता है लगभग 50 से 70%, तथा इसमें कुछ अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड व कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। बायोगैस का प्रमुख उत्पादक सूक्ष्म जीव यानी मिथेनोबैक्टीरियम होता है। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरकों पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इस बार एग्जाम में आने के 100% चांसेज हैं, तो इसे आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा कि जैव उर्वरक क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं और इन्हें ही हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरियम तथा कुछ कवक होते हैं। जैसे हम जीवाणुओं में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर को इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं। अगला है किन्हीं 2 कवक प्रजातियों का नाम लिखिए जिनका प्रयोग एंटीबायोटिक के उत्पादन में किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। ऐसे ही फ्यूमीगैलिन जो दवा है वो प्राप्त की जाती है एस्परजिलस फ्यूमीगेट्स नामक कवक प्रजाति से प्राप्त की जाती है। सिरका का उत्पादन किस प्रकार होता है या किन जीवाणुओं के उपयोग से होता है, तो जो सिरका होता है वो एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणुओं के उपयोग द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए या लैक्टिक अम्ल के किण्वन के बारे में लिखिए। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है या दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमा कर दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी हो जाती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं। तो इस प्रकार जो दही है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगला है चाय उद्योगों में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। तो चाय उद्योगों में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। वाहित मल उपचार बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह इस बार ज़रूर पूछा जाएगा 100%। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। वाहित मल उपचार से क्या समझते हो? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल बहुत अधिक मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र होता है। नगर में इस व्यर्थ जल को ही वाहित मल यानी सीवेज कहते हैं और इसके जो हानिप्रद प्रयोग है अर्थ वो क्या है, वाहित मल यानी सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो कि अधिकांशतया रोगजनकीय होते हैं यानी रोग उत्पन्न करते हैं। साथ साथ में वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप वाहित मल जो होते हैं वो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है कि बायोगैस क्या है, सूक्ष्म जीवों के ऊर्जा उत्पादन का उपयोग कैसे करोगे या कैसे सूक्ष्म जीव द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करोगे। हमने इस क्वेश्चन को अभी चर्चा किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता देते हैं कि हाँ, हम सूक्ष्म जीवों द्वारा ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए हमें बायोगैस उत्पन्न करना होगा जो कि बायोगैस संयंत्र से बनती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसमें गोबर के पादपों के सेलुलोजी व्युत्पन्न जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है और मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है गोबर में
जो कि मीथेन का उत्पादन करता है और इससे खाना बनाने व प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस के घटक कौन कौन से हैं, तो CO2, H2 तथा आप मीथेन इसमें लिख सकते हैं कि मीथेन इसका प्रमुख घटक है तथा CO2, H2 आदि पाए जाते हैं। अगला उन सूक्ष्मजीवों का नाम बताइए जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टेनिन को प्राप्त किया जाता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ट्राइकोडर्मा पालोस्परम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। वहीं स्टेटिन का उत्पादन मोनास्कस परफ्यूरियस से प्राप्त किया जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। और हमने बताया था अभी इस क्वेश्चन का उत्तर कि चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है, तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस द्वारा होता है। पेनिसिलिन की खोज किन्होंने किया और यह किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यह एक प्रतिजैविक औषधि है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक पौधे से कवक से प्राप्त की जाती है। किस ग्रुप के शैवाल द्वारा एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त होती है, तो क्लोरोफाइसी ग्रुप के शैवाल द्वारा एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त की जाती है, जैसे स्पाइरुलिना। किन्हीं दो एकल कोशिका प्रोटीन स्रोतों के नाम लिखिए, तो क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना आप एग्जाम में लिखेंगे। राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव कृषि के लिए क्यों महत्व है, तो यह वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन यानी N2 जो कि कितने परसेंट है, 78% है, और उसको नाइट्रेट के रूप में उत्पन्न करता है, का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण करके अपने पोषक को यानी जिसके अंदर ये रहता है दलहनी फसलों में उपलब्ध कराते हैं, जो इनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला है जैव उर्वरकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो वह जीवधारी जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मिट्टी के पोषकों को परिपूर्ण करते हैं या बढ़ाते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। कृषि में जैव उर्वरक का क्या महत्व है, यह क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित तथा अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हमारी सम्मुख खड़ी हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैविक खाद का प्रचलन बढ़ा है। रासायनिक उर्वरकों का जैव उर्वरकों द्वारा प्रतिस्थापन, रासायनिक पीड़कनाशी व जैव पीड़कनाशी द्वारा प्रतिस्थापन से कार्बनिक कृषि के प्रयोगों पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण को क्या करती हैं, हानिकारक प्रभाव नहीं डालती, जबकि जो रासायनिक खादें हैं वो प्रदूषण करती हैं, मतलब पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव प्रौद्योगिकी के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो भाभा परमाणु अनुसंधान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो दो प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हो, इम्पॉर्टेंट है। तो जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ा, हटाया या ठीक किया जाता है। यह प्रक्रिया ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो सभी जीवाणु कोशिकाओं में अतिरिक्त गोलाभ DNA वलय यानी रिंग पाए जाते हैं, इन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट है पुनर्योगज DNA का निर्माण कैसे होता है, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनते हैं, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग करके रिकॉम्बिनेंट DNA का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाहक में प्रतिबंधित एंजाइम की पहचान के लिए एक से अधिक स्थल नहीं होने चाहिए, ऐसा क्यों, कारण दीजिए। तो यदि एक से अधिक पहचान स्थल हुए तो प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया द्वारा वाहक अनेक स्थानों पर काट दिया जाएगा तथा जीन क्लोनिंग भी जटिल हो जाएगी, इसीलिए एक से अधिक नहीं होते। नेक्स्ट है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कब कार्य करता है, इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज वांछित विशिष्ट विलोमानुक्रमी यानी पैलिंड्रोमिक DNA अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद ही कार्य करता है। अगला है एक्सोन्यूक्लियेज तथा एंडोन्यूक्लियेज में अंतर बताइए, इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सोन्यूक्लियेज DNA के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेज DNA के
को भीतर से विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है? तो यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहकों का उल्लेख कीजिए। तो वो दो वाहक हैं प्लाज्मिड एवं बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है, पीसीआर अभिक्रिया में विकृतीकरण चरण के छूट जाने पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि द्विसूत्री डीएनए का विकृतीकरण नहीं होता है तो प्रारंभक अपने पृथक डीएनए रज्जु पर पूरक अनुक्रमों का तापानुशीतन करने में समर्थ नहीं होगा और प्रारंभक का दीर्घीकरण नहीं होगा यानी इलॉन्गेशन नहीं होगा और आगे की प्रक्रिया में बाधा आएगी। अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पुनर्योगज डीएनए किस अवस्था में बनते हैं? तो यह बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के कुछ खंडों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है, मानव की कोशिका में डीएनए की मोलर सांद्रता क्या होती है? अपने अध्यापक से परामर्श लीजिए। तो इसकी जो मोलर सांद्रता होती है 2.77 × 10⁸ मोल्स होती है। इसे आप याद कर लें कि यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के सभी अति लघुत्तरीय तथा 2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, बायो पायरेसी किसे कहते हैं? यह क्या है? तो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग ही बायो पायरेसी कहलाता है। और नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन 2 नंबर के लिए कि एंजाइम चिकित्सा क्या है। आगे जीन चिकित्सा भी आती है, जीन चिकित्सा भी इम्पॉर्टेंट है, उसको आप तैयार करेंगे और वह 3 नंबर में पूछा जाता है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। एंजाइम चिकित्सा क्या है? तो इसके अंतर्गत शरीर के अंदर कम मात्रा में उपस्थित या अनुपस्थित एंजाइम को प्रवेश कराया जाता है। सामान्यतः एंजाइम को एक घोल के रूप में इंजेक्शन द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त एंजाइमों का प्रयोग एलिसा तकनीकी द्वारा अनेक रोगों की जांच में भी किया जाता है। अगर हम बात करें जीन चिकित्सा की तो इसमें मानव के शरीर में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन द्वारा बदला जाता है। इसके द्वारा किसी बच्ची या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का दूर किया जा सकता है। इसमें रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतक में प्रवेश कराया जाता है। जीन चिकित्सा अलग से हेडिंग भी आएगी तो उसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगला है, बाय डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से क्या बनता है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। नेक्स्ट है, बीटी फसल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुरंत आप याद कर लीजिए। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये पादप जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु द्वारा निर्मित होता है और ऐसी फसलों को ही हम क्या कहते हैं? बीटी फसल कहते हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी आलू, बीटी बैगन आदि। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक टमाटर की क्या विशेषता है? तो इस ट्रांसजेनिक टमाटर में एंटीसेंस आरएनए तकनीकी के कारण कोशिका भित्ति की पैकिटिन को नष्ट करने वाले एंजाइम पॉलीग्लाइकोयूरेनेज का संश्लेषण कम होता है और यह टमाटर लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको ज़रूर पढ़ लें। इंटरनेट से पता लगाइए कि गोल्डन राइस क्या है? तो सुनहरा चावल जो है ओराइजा सटाइवा परजीनी किस्म का पौधा है, उसको आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किया गया है। इस किस्म में बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में होता है जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। इस चावल के दाने बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीले रंग के होते हैं और इसीलिए इसे सुनहरा चावल भी कहा जाता है। अगला है, एलिसा का विस्तृत रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? किस रोग की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है? इसके सिद्धांत के बारे में भी बताइए।
एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन, यह है इसका फुल फॉर्म, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट अस्से, और एलिसा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यह प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। संदेशपद यानी संदेहप्रद, यानी जिस पर संदेह हो, एड्स रोगियों में HIV की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एलिसा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे जीव या जंतु जिनके DNA में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है जो अभिव्यक्ति को भी दर्शाता है, यानी बाहर से वांछित जीन को डाला जाता है और वह प्रदर्शित भी होता है, क्या कहलाते हैं? परिवर्ती या पारजीनी जंतु कहलाते हैं। पारजीनी जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव चूहे होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जैव एकाधिकार क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त तकनीकी का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जैव एकाधिकार कहलाता है। बायो पेटेंट, जैव एकाधिकार से पूछा जाता है या बायो पेटेंट करके पूछ लेता है, तो बायो पेटेंट पूछे तब भी आपको यही लिखना है। जैव एकाधिकार निम्नलिखित के लिए लिए जाते हैं: DNA क्रमों तथा उनके द्वारा कोडित प्रोटीन, उत्पाद एवं उत्पादक प्रक्रिया, सूक्ष्म जीवों के विभेद, पौधों एवं जंतुओं के आनुवंशिक रूपांतरित विभेद आदि के लिए। अगला है, जैविक युद्ध क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी के अविवेकपूर्ण उपयोग द्वारा जीव संहार के साधनों का या जैविक हथियारों का निर्माण, उन्हें मानवता एवं प्रकृति के विरुद्ध प्रयोग करना जैविक युद्ध कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हित में पुनर्योगज DNA तकनीकी के किन्हीं 4 अनुप्रयोग लिखिए। तो सबसे पहला है, मानव जीनों की मैपिंग करना, आनुवांशिकी रोगों का पता लगाने एवं उपचार करने में, DNA फिंगरप्रिंटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। और अगला है, जीनी चिकित्सा में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, USA कंपनी ने भारतीय चावल की कौन सी किस्म का पेटेंट करा लिया है? तो भारतीय बासमती चावल का अर्धबौनी किस्मों से संकरण कराकर एक नई खोज का दावा अमेरिकन कंपनी द्वारा किया गया है और इस बासमती चावल का पेटेंट भी अमेरिकन कंपनी के पास ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, GEAC क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एक भारतीय सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है, नंबर 1, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पारजीनी जीवों की वैधता को जांचना कि ये कितने वैलिड है, इनको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, आनुवांशिक रूपांतरण के लिए नियामक उपायों की स्थापना करना, इनके दुरुपयोग पर नियंत्रण व नैतिक समस्याओं का समाधान, यानी नैतिक समस्याओं का समाधान करना, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, नैतिक समस्याओं का समाधान कर। अब हम बात कर लेते हैं अगले चैप्टर जीव और समष्टि से इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में जैवीय यानी जैविक घटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैविक घटक में पेड़ पौधे जंतु मानव सूक्ष्म जीव आदि आ जाते हैं। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर ने 1868 में किया था। यह ग्रीक भाषा के शब्द आइकस यानी घर से लिया गया है, यानी इसका अर्थ होता है घर का अध्ययन करना। नेक्स्ट है प्रोफेसर आर मिश्रा ने पारिस्थितिकी के संबंध में क्या कहा? तो प्रोफेसर आर मिश्रा ने बताया कि पारिस्थितिकी रूप, प्रक्रिया तथा कारकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। स्वपारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो किसी एक प्राणी या किसी एक जाति एवं उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उस पादप का नाम लिखिए जिसमें ऋणात्मक श्वसन मूलें यानी जड़ पाई जाती हैं। तो वह है राइजोफोरा।
दो कीट भक्षी पादपों का नाम, तो नेफेंथीज और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो कीट भक्षी पौधे हैं। क्वेश्चन है सहजीवी पादप कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। सहजीविता बहुत अच्छे से हमने विद एग्जाम्पल आपको समझाया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से इन चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ लेना। अगर बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है तो आप एकदम जुनूनी बन करके तैयार करिए पूरे चैप्टर, सारे क्वेश्चन, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध जिसमें दोनों जीवों या किसी एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को हानि नहीं होती है, सहजीवी या सहजीविता कहते हैं। जैसे कि लाइकेन में कवक और शैवाल आपस में रहते हैं, जिसमें से कवक भूमि से अवशोषण करता है और रहने का स्थान देता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। मानव की आंत में पाए जाने वाले किन्हीं दो सूक्ष्मजीवों का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मानव की आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव हैं एस्चेरिचिया कोलाई तथा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है वह जीव जो पादप रस या पादप के कोमल भागों को खाते हैं क्या कहलाते हैं, तो इनको पादप भोजी कहते हैं। अगला है मैंग्रोव पौधों में पितृस्थ अंकुरण यानी जरायुजता एक विशिष्ट अनुकूलन है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो मैंग्रोव पौधे समुद्री जल के आसपास दलदल में उगते हैं। इन पौधों में बीज का अंकुरण मातृ पादप पर फल के अंदर हो जाता है। अंकुरित बीज से निकलने वाला बीज पत्राधार वृद्धि करके मोटा, भारी, लंबी संरचना वाला बनता है। यह नवोद्भित वृक्ष से गिरने पर दलदल में स्थापित हो जाता है, अर्थात ऊपर ही जमने लगते हैं और जब नीचे दलदल में गिरते हैं तो स्थापित हो जाते हैं। उस पादप का नाम लिखिए जिसमें ऋणात्मक श्वसन मूल, तो राइजोफोरा बार बार क्वेश्चन आ रहा है यानी इंपॉर्टेंट है। आवास व निकेत में क्या अंतर है, तो आवास या वास स्थान जीव का वास स्थान है जहाँ वह रहता है, जबकि निकेत जो है वह क्या है, निकेत जिसको हम पारिस्थितिकी क्रमता समुदाय में जीवों का स्थान व कर्म को यानी कार्य को बताती है। निकेत में उसका आवास स्थान और कार्य दोनों आ जाता है। निकेत में जैव समुदाय की जातियों की संख्या का ज्ञान होता है कि कितनी जातियां वहां पर रहती हैं। अगला है किन्हीं दो बाह्य सूक्ष्म प्राणियों का नाम लिखिए, तो उभयचर और सरीसृप वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो बाह्यस्मी होते हैं। दो कीट भक्षी पादप नेपेंथीज और यूट्रिकुलेरिया। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा है। नेक्स्ट है की स्टोन जातियाँ क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। की स्टोन तो आप इसको तैयार ही कर लीजिए। तो वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना एवं जैविक घटकों को परिवर्तित करती हैं। कंगारू व चूहों के निष्कासन मात्र से रेगिस्तान हरे भरे चरागाहों में बदल सकते हैं, अर्थात कंगारू और जो चूहे हैं वो पौधों को काटते रहते हैं, तो ये वहाँ चेंजिंग ला रहे हैं। अगर हैं तो चेंज ला रहे हैं, अगर निकल जाएंगे तो चेंज ले आएंगे। इन्हीं लिए इनको क्या कहते हैं, कीस्टोन जातियाँ कहा जाता है। अगला है समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए। तो समष्टि होती है किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार के स्पीशीज की व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं, जबकि समुदाय किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों का स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कारण बताइए जलोद्भिद में वायु अवकाश अत्यधिक विकसित होते हैं, और दूसरा है मध्योद्भिद पादप पौधे जो होते हैं नमक के जल में रखने पर मर जाते हैं, ऐसा क्यों, तो जलोद्भिद में उपस्थित वायु अवकाशों में वायु भरी होने के कारण गैसीय विनिमय सुलभ हो जाता है। ये पौधे हल्के हो जाते हैं ताकि पानी में ठहर सकें। इसके अतिरिक्त यह अंगों के मुड़ने व तनाव का प्रतिरोध भी करता है। और जबकि दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा यदि मध्योद्भिद पादपों को नमक के घोल में रखा जाता है तो वह इस घोल का अवशोषण करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर लवण की मात्रा बढ़ जाती है और वह मुरझा जाता है या समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है, यानी मरुस्थलीय पौधों में जो कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरित रूप है,
तो पत्तियों का, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। रात्रि के समय नागफनी के पौधे कौन सा अम्ल बनाता है? तो मैलिक अम्ल का निर्माण करता है। अब देखते हैं, तो इसका आंसर तो हमने बता ही दिया था। नेक्स्ट है, आर्किड पौधा जो है आम की पेड़ की शाखा पर उगता है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। विद एग्जाम्पल हमने इसको बाई वीडियो समझाया था, चैनल पे वीडियो अपलोड है, देखिएगा। तो आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोज्यता प्रदर्शित करती है। यह ऐसी पारस्परिक स्थिति है जिसमें एक जाति को लाभ होता है परंतु दूसरी जाति को कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड को लाभ होता है, जबकि आम पेड़ को इसका कोई भी लाभ या हानि नहीं होती है। अब देख लेते हैं अगले चैप्टर को, जो कि है जैव विविधता एवं संरक्षण, जिसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम जानेंगे, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम सही से तैयार करते हैं। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता क्या है? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, IUCN की लाल सूची के अनुसार पादप एवं जंतुओं के लगभग कितनी जातियां विलुप्त हो गई हैं? तो इसके अनुसार लगभग 784 से ज़्यादा जातियां जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वन्य जीवन क्या है? इसकी परिभाषा दीजिए। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों की दिनचर्या एवं उनका समंजन वन्य जीव कहलाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ? इस क्वेश्चन का आंसर है ये, तो वो उत्तराखंड में। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। भारत में जंतुओं का संकटापन्न जातियाँ कौन सी हैं? तो भारतीय हाथी तथा हुलॉक गिब्बन भारत में संकटापन्न जातियाँ हैं। किन्हीं दो संकटग्रस्त पादप का नाम बताइए? तो एरिडेस क्रिस्पम तथा एट्रोपा एक्यूमिनेटा जो हैं वो संकटग्रस्त पादप की जातियां हैं। मानव हस्तक्षेप से कौन दो जातियां विलुप्त हो गई? तो तस्मानी बाघ और डोडो पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? रेड डाटा बुक का जो प्रथम प्रकाशन था वह 1 जनवरी 1972 में हुआ था। अब तक रेड डाटा बुक सीरीज में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में या 1 नंबर में इस बार तो ज़रूर आएगा कि हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल क्या है? तो कहीं मोबाइल वाला हॉट स्पॉट आप लोग मत लिख दीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिए। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अधिक हो तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो या प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा हो, जैव संवेदी क्षेत्र या तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाता है। कितने हॉट स्पॉट भारत में हैं इसको आप कमेंट में लिखेंगे। हमने इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार आपको समझा रखा है कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो हॉट स्पॉट माने जाते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं रियली में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर लिखिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द केसेस में लोग यहाँ तक वीडियो देखते ही नहीं है, वो स्टार्टिंग में ही पॉइंट्स को छोड़कर चले जाते हैं और बाद में यही नुकसान उनको होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे हमें भी ये जानकारी मिले कि आपने यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है। नेक्स्ट है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष 1981 है। स्थापना वर्ष पूछा नहीं जाता है तो याद करने जरूरत नहीं है। बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के कठियावाड़ स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और बाघ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम बताइए। इसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम टाइगर है। इसके संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था या प्रारंभ किया गया था। अभ्यारण्य क्या होते हैं? तो अभ्यारण्य वह सामूहिक आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पादप एवं जंतु की स्थानीय जातियाँ तथा
अभिगमन करके आई जातियों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। सन 2011 तक भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। IUCN तथा WWF का फुल फॉर्म? तो IUCN का होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, और WWF का होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट जो है बब्बर से बता ही दिया। विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? तो जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से संपूर्ण रूप से हट चुका है विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे हमने बताया था तस्मानी बाघ और डोडो पक्षी। अब है सह विलुप्तता क्या है? लेसन पढ़ाते समय हमने सह विलुप्तता के बारे में भी चर्चा किया था कि इसमें क्या होता है, अगर एक बड़ी जाति कोई विलुप्त हो रही है तो उस पर डिपेंड करने वाली दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाएगी। जैसे कोई विद्यालय चल रहा है, वहाँ के सारे टीचर ही गायब हो जाए तो अपने आप जो स्टूडेंट्स होंगे वो गायब हो जाएंगे। तो जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जाति व पादप जातियाँ भी विलुप्त होने लगती हैं, और इसे ही हम सह विलुप्तता कहते हैं। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवी का भी वही भविष्य होता है। दूसरा उदाहरण है विकसित परागकारी सहोपकारिता का है, जहाँ एक पादप के विलोपन से दूसरे यानी कीट का भी विलोपन हो जाता है। अगर पादप जातियाँ समाप्त हो जाएंगी तो उन पर आश्रित जो जातियाँ हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट है कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो चुका है? तो हो रहा है तो कस्तूरी मृग, और इसको कुछ ऐसे लोग, अजीब सोच वाले लोग इसको मार देते हैं कस्तूरी मृग को, जिसके कारण यह विलुप्त के कगार पर है। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम बाघ है और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हो? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम? तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियाँ सुनिश्चित होती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है वो हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो चुका है। पहले इसका नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान था। उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम दुधवा नेशनल पार्क है। आ सकता है, तब स्थल बता ही दिया। पवित्र उपवन क्या है? तो अलौकिक ग्रुप्स या पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वन खंड होते हैं। ये जातीय समुदायों और राज्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पवित्र उपवनों में विभिन्न प्रकार के वन्य जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि इनके आसपास हानिकारक मानव गतिविधियाँ बहुत कम होती हैं। इस प्रकार ये वन्य जीव संरक्षण में धनात्मक योगदान देते हैं। अगर कोई मंदिर बनी हुई है ऐसे स्थान पर जिसके आसपास बहुत सारा जंगल है तो वह जंगल भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि वहाँ जाने वाले लोग जो होते हैं वो जंगल तो काटते नहीं हैं, और साथ साथ में वहाँ कुछ सिक्योरिटी भी रहती है, इसलिए वह क्षेत्र भी बचा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर कि वन्य जीव कोष क्या है। तो 11 सितंबर 1961 को स्विट्जरलैंड में यूरोपीय पर्यावरणविदों के एक छोटे समूह द्वारा विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF बनाया गया था। नीदरलैंड के राजकुमार बर्नहार्ड संगठन के पहले अध्यक्ष बने। WWF को एक अंतर्राष्ट्रीय फंड जुटाने वाला समूह होने के लिए नामित किया गया था, जो अपने काम का और अनुसंधान को निधि देने के लिए पहले से ही अस्तित्व में संरक्षण समूहों के साथ सहयोग करता था, जैसा कि राष्ट्रीय अपील और जागरूकता अभियानों के माध्यम से धन जुटाया गया। WWF ने शीर्ष समूहों द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक सलाहों का उपयोग किया और यह तय करने के लिए कि फीडिंग सबसे अच्छी तरह से निर्देशित की जाएगी, अर्थात यह वन्य जीवों के लिए इकट्ठा किया गया कोष है, जो समय आने पर इसमें से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। अगला है उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें संकटग्रस्त जातियों को पहचानने के बाद सूचीबद्ध किया जाता है। तो रेड डाटा बुक। ऐसे 2 पौधों का नाम बताइए जो
विलुप्त होने की संभावना है तो चिलगोजा और सर्पगंधा जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे पौधों को किसी भी कीमत पर ना काटें और अगर आप चाहें तो इनको अधिक से अधिक उत्पन्न कर सकते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग रोजन ने किया था। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जो है उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा जीव भारी अभी अभी विलुप्त हुआ है, जब भारी शिकार किया गया उसका बहुत अधिक, तो डोडो पक्षी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और एक सींग के गेंडे के लिए मशहूर है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अभ्यारण्य बता दिया हमने। संकटापन्न जातियां क्या होती हैं, तो वन्य जीवों की वह जातियां जिनका पृथ्वी पर अस्तित्व मानव द्वारा इनके वास स्थानों अथवा स्वयं इनके सदस्यों के व्यापक विनाश के कारण अनिश्चित हो गया है, संकटापन्न जातियां कहलाती, जिससे बाघ, शेर, गेंडा आदि। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हुआ है, निम्नलिखित प्राणी कहाँ पाए जाते हैं? बब्बर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में। बाघ कहाँ हैं? तो बाघ जो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में भी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी, नैनीताल में भी और उत्तराखंड में। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे सभी के सभी जो है वो अति लघु उत्तरीय और 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। बोर्ड परीक्षा 2021 में बायोलॉजी में मैक्सिमम अर्थात 95 प्लस नंबर लाने के लिए आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें। साथ साथ में जो रिवीजन की वीडियोज आती हैं उनको बार बार आप देखें, कंप्लीट देखें, जिनसे आपको सही नॉलेज मिल सके। और जो चीज़ें हम बार बार सुनते हैं वो अपने आप हमें याद हो जाती हैं और जब हम एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं तो नहीं भूलते हैं। अगर हम एक ही 2 बार में कोई चीज़ सीखेंगे तो हो सकता है जब एग्ज़ाम सामने आए और पेपर सामने हो तो हम भूल जाएं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप सही से क्वेश्चंस को तैयार करें, हैंड राइटिंग पर अभी विशेष ध्यान दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो लेकर के आएँ कि एग्ज़ाम में कैसे नंबर आप अच्छे पा सकते हो, तो मेक श्योर कमेंट करिएगा, हम वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।